नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार अपने चैनल स्मार्ट स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में नवीनतम सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया था, आज उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। आज के प्रश्न उत्तर में आपका नियुक्तियां, निधन एवं पुरस्कार से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर होगा, तो मेरे साथ बने रहें। आज वही नियुक्तियां, निधन एवं पुरस्कार से प्रश्न उठा है जो बनाया है और उसी का उत्तर आपको मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहें। चलो आज देखते हैं। तो स्टार्ट किया जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त 5। कितना? 5। जैसा कि आपको जानकारी होगा, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। वो 5 लोग कौन है वो आगे डिस्कशन करेंगे। जानकारी के लिए बता देता हूँ, उसमें से एक है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हो गया यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। पीवी नरसिंह राव तीसरे हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी चौथे हो जाएंगे और 5वें हो जाएंगे मानकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इसी को वो बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। दूसरा में चलते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की है, वह कौन है व्यक्ति है? तो कौन है? अभी ही बताए थे, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। इन्होंने पिछड़े के लिए, SC ST के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता जिसे हाल ही मतलब 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो कौन पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं? तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत के पूर्व 2 प्रधानमंत्री जिसको हाल ही में 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, फिर से आपको बता देता हूँ। तो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिंह राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको हाल ही में 2024 के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले वह कृषि वैज्ञानिक को हाल ही में भारत रत्न मरणोपरांत घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति है? तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। उन्हीं का फुल नाम है मानकोम्बी संबशिवन स्वामीनाथन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को पद्म श्री कब नवाजा गया था? तो इनको पद्म श्री मिला था 1967 में। आपको बता देता हूँ दोस्त जानकारी के लिए कि हम ऑप्शन 5 लगाए हैं। 5 ऑप्शन, इनका 5 डेट डाले हैं, 5 ईयर लगाए हैं। 5 ईयर है MS स्वामीनाथन जी से जुड़ा हुआ है। ये 5 डेट आपको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन इनसे बनेगा। 1967 में इनको तो पद्म श्री से नवाजा गया था, ठीक है। 1972 को हम बताते हैं, 1972 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। क्या? जिसे पद्म भूषण से, लिख लीजिएगा कहीं, 1972 पद्म भूषण, ठीक है।
1989 जो है इनको पद्म विभूषण से, क्या से, पद्म विभूषण से नवाजा गया है। लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, पद्म विभूषण से कब मिला है? 1989 में। ठीक है, आगे देखते हैं 1971, ऑप्शन डी में अगर हम इनको देखते हैं तो 1971 में इनको क्या मिला था? तो 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1971 में इनको क्या मिले था? 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, क्या मिला था? एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी बोला जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा 1987 में इनको क्या मिले थे? तो 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, तो पाँच जो डेट दिए हैं, पाँचों डेट हरित के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी से रिलेटेड है, और पाँचों डेट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, 1967 जो है इसका सही उत्तर होगा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को पद्म श्री नवाजा गया। पद्म भूषण अगर पूछा जाए तो 1972 हो जाएगा। पद्म विभूषण अगर पूछा जाए तो 1989 हो जाएगा। और 1971 में उनको एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड बोला जाता है, ठीक है, और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, उनको दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत रत्न सबको नवाजा गया है 5 लोगों को, तो ये सब तो क्वेश्चन बनेगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है, किस स्टेट से संबंधित है, इससे तो जरूर क्वेश्चन रहेगा। यह स्टैटिक चेस बन जाता है यहाँ पर। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था मेरठ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। कौन सा उप प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल के समय उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू की गई थी? ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बना है और हमेशा बनेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन है? तो पी.वी. नरसिंह राव जी हैं। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर होगा बी, पी.वी. नरसिंह राव। जैसा कि आपको पता होगा, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण 1991 में लाया गया था। उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी.वी. नरसिंह राव जी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि IRCTC की नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि संजय कुमार जैन जी हैं इनका IRCTC का नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो रितु बाहरी जी हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रितु बाहरी। कहाँ के? उत्तराखंड हाई कोर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि हाल ही में साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां वर्ष 2023 के लिए किसे दिया गया है? तो इन 2 लोगों को दिया गया है। पिछले क्लास में उसका डिस्कशन किया गया था, इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 2 लोग इनमें से कौन है? एक है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी है, और दूसरा है गीतकार गुलजार। ठीक है, ये दोनों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी होगा, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार। इनका सही उत्तर होगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन गीतकार गुलजार, इनका फुल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, इसको नोट कर लीजिएगा। इनका फुल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी 2023 के लिए कैवन नंबर का? 58 नंबर का। किसे मिला है? तो रामभद्राचार्य जी को, और दूसरा कौन है? गीतकार गुलजार जी को। ठीक है, और कौन भाषा के लिए दिया गया वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो अगले क्वेश्चन में है, देखते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को किस भाषा के लिए दिया गया है? ठीक है, तो किस भाषा के लिए दिया गया है उनको? तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। कौन भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि गीतकार कहाँ है? गीतकार गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा, इनका फुल नाम है, को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किस भाषा के लिए दिया गया है? तो किस भाषा के लिए दिया गया है दोस्त? इनको दिया गया है उर्दू के लिए। किस क्या लिए? उर्दू के लिए इनको दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उर्दू होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो प्रथम व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये स्टैटिक जीएस बनेगा। इससे क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति और प्रथम किस वर्ष और प्रथम व्यक्ति दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रथम व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो किसको किया गया था? इसका सही आंसर होगा जी शंकर क्रूप 1965 में। ठीक है, जी शंकर क्रूप 1965। तो प्रथम व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? तो जी शंकर क्रूप को कब किया गया था? तो 1965 को। जिससे से 2 क्वेश्चन बन गया। एक तो किससे दिया गया? जी शंकर क्रूप को दिया गया। कब दिया गया? 1965 को दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 1968 में हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी स्टैटिक जीएस है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां वो भी 2023 में मिला है, लेकिन उससे संबंधित स्टैटिक जीएस तो बन गया। प्रथम व्यक्ति किसे दिया गया और कब दिया गया? 2 क्वेश्चन तो उससे बन गया। दूसरा है कि हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। 1968 में इनको दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में देख लेते हैं। जितना भी ऑप्शन में हम सेट किए हैं सबको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। जैसा कि कृष्णा सोपती 2017 में दिया गया था, कृष्णा सोपती को। फिर रामधारी सिंह दिनकर, जो आप कभी पढ़े होंगे क्लास में, रामधारी सिंह दिनकर का कविता भी पढ़े होंगे। 1972 में उसको हिंदी साहित्य के लिए लिटरेचर में उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर महादेवी वर्मा 1982 में उनको हिंदी लिटरेचर में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 बढ़ते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि किस लोकपाल के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? अच्छा, किसे लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यहाँ किसे होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो हाल ही में ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा अजय मालिक राव खान विलकर का, जो हाल ही में इसको नए लोकपाल का नियुक्त किया गया, लोकपाल के नए अध्यक्ष। अच्छा, इसके पहले कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे इसके पहले। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर इस बार जो नियुक्त किया गया, तो इनको नियुक्त किया गया तो अजय मलिक राव खान विलकर जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा अजय मलिक राव खान विलकर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इनका जो फील्ड था वो था राजनीतिक। क्या था दोस्त? तो राजनीतिक था। ठीक है,
ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया था, वो किससे संबंधित था? तो राजनीतिक से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संगीत क्षेत्र से था। किनसे था? संगीत क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? संगीत क्षेत्र हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस बार स्टैटिक जीएस है, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन बना है एग्जाम में और हमेशा आता ही रहेगा, तो ये सब को हमेशा याद रखिएगा। रटने की चीज़ नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है विश्व कैंसर दिवस। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा और पूछता ही रहेगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कितना फरवरी को? 4 फरवरी को। फिर आता है विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस 12 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कितना? 12 फरवरी को नहीं सॉरी दोस्त, 12 फरवरी को नहीं, 10 फरवरी को 10 फरवरी को कहाँ इसका ऑप्शन ये होगा, 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। कितने फरवरी को? तो 10 फरवरी को, मिस्टेक से बोल दिए थे 12 फरवरी, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? तो बांग्लादेश के भाषा का आंदोलन इसी दिन किया गया था। ठीक है, 21 फरवरी को ही, उसी दिन से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का दिन मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। 22 में क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो आपको जानकारी होगा कि भौतिक विज्ञान जो है सीवी रमन, जो अपने रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। ये सब स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन बना है, पूछेगा भी। ठीक है, तो उन्होंने 28 ये जो रमन प्रभाव जो था 28 फरवरी 1928 को किया था। ठीक है, कब किया था? 28 फरवरी 1928 को किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो गया, तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना है, बनता रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024, जिसे आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट और थोड़ा सा बता देता हूँ कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव में जो हुआ था, तो राष्ट्रीय जनजाति जो भी है का उसका जो मंत्री है, जैसे जनजातीय कार्य मंत्री होता है ना, वो कौन है? तो अभी अर्जुन मुंडा जी हैं। क्या कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, कुछ खास नहीं बनेगा। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया दोस्त इसको? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसका भी नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, बस इतना सही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। 25 में क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, एक बार देख लेते हैं। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था?
इम्पोर्टेंट है दोस्त, इससे क्वेश्चन बना है, एग्ज़ाम में आया भी है। तो किस नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का है? तो 37वां नंबर का। ये क्वेश्चन तो यही बन गया। कहाँ किया गया था? तो इसको किया गया था फरीदाबाद में। कहाँ किया गया था? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन बनता है कि इसका फोकस स्टेट कौन है, इसका पार्टनर कंट्री कौन है। जो अगला क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 का 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का थीम स्टेट और भागीदार देश कौन था? तो कौन था? ये था गुजरात और तंजानिया। ठीक है, क्या था? गुजरात और तंजानिया। स्टेट में गुजरात आ गया। ठीक, स्टेट में गुजरात आ गया और कंट्री में तंजानिया। ये हो गई विल बी द राइट आंसर। इसका ए आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हर वर्ष नई दिल्ली के शहर में किया जाता है। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है हर साल। तो याद रखिएगा, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया था? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 बढ़ते हैं। मिलन 24 में जिसमें 50 देश की नौसेना है, इसमें शामिल है, इसका युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया था? तो भारत हाल फिलहाल ही हुआ था, भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में किया गया था। तो 28 का आंसर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या बोलता है कि धर्म गार्जियन किन दो देशों के सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास है, जिसका 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था? तो याद रखिएगा, एक तो धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन की पॉइंट हो गया, किन दो देशों का सैन्य बल का संयुक्त अभ्यास है? तो ये हो जाएगा, ये विल बी द राइट आंसर, भारत और जापान। अच्छा, कैमन संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण है। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। ठीक है, तो ऐसे 2-3 फैक्ट बना, पॉइंट बना है कि धर्म गार्जियन भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है। कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। कैमा संस्करण है, तो 5वां संस्करण है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ किया गया था? जैसलमेर राजस्थान में। यानी 30 का ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जितना भी सामान्य ज्ञान से, नवीनतम सामान्य ज्ञान से जितना भी क्वेश्चन बना उसको मैंने बनाया। कुछ न्यूज़ स्टैटिक जीएस भी बना है, उसको भी देखते हुए क्वेश्चन को बनाए हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। और अगले क्लास में स्पोर्ट्स से लेकर के पहला स्पोर्ट का क्लास लेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स